दोस्तों, सूरज एक मैक्सिमा और एक मिनिमा की साइकिल से पास होता है जिसे हम सोलर साइकिल कहते हैं। अभी सोलर मैक्सिमा का फेज चालू हो गया है। क्या होता है सोलर मैक्सिमा? उससे हमें क्या खतरा है? सोलर मैक्सिमा में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मानवता को खत्म कर सकते हैं, जो धरती को तबाह कर सकते हैं। और ये सूरज के साथ क्यों होता है और ये 11 साल की क्या साइकिल है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों मैं होता हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सोलर साइकिल, व्हाट इज सोलर मैक्सिमा। दोस्तों लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, उसके अंदर निम्बस एजुकेशन ऐप का लिंक दिया हुआ है। उसके ऊपर रॉकेट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ बढ़िया कोर्सेज अवेलेबल हैं। पढ़कर मजा आ जाएगा, बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद आपको न पता हो। तो दोस्तों चालू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था सूरज की। सूरज दोस्तों एक मीडियम साइज का एवरेज स्टार है, लेकिन वो एवरेज स्टार भी बहुत बड़ा है। जैसे कि कुछ फैक्ट्स, उसका रेडियस धरती से तकरीबन 108 गुना बड़ा है। एक सूरज के अंदर हम 13 लाख के आसपास धरतियां फिट कर सकते हैं। सूरज जो है वो धरती के मुकाबले 3,33,000 गुना भारी है और सूरज के अंदर हर सेकंड 1,000 करोड़ से भी ज्यादा एटम बम जैसे धमाके होते रहते हैं। जो 11 साल की साइकिल है इसे हम सोलर मैक्सिमा की साइकिल कहते हैं, जिसमें सूरज के अंदर एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, फिर वापस ठंडी पड़ जाती हैं। अब सवाल ये आता है कैसी एक्टिविटीज? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं केपलर साहब की। केपलर साहब आराम से सूरज को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सूरज के ऊपर कुछ छोटे छोटे काले काले धब्बे दिख रहे हैं। लेकिन तब यह मानना था कि अगर आप हेवंस की साइड देखते हैं तो आपको वहां पर सब कुछ बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि वो बस परफेक्ट है। तो केपलर साहब को लगा कि हो सकता है सूरज के आगे से एक छोटा सा मरकरी जैसा ग्रह गुजर रहा होगा। यही गड़बड़ होगी केपलर साहब आपसे। लेकिन जब कुछ समय बाद गैलीलियो गैलीली साहब ने ऑब्जर्व किया सूरज को, तब उन्हें जो धब्बे दिखे उनने उसकी ड्राइंग बनानी चालू करी। भाई उनने जुपिटर के मून ढूंढे, उनने चांद के ऊपर भी धब्बे ढूंढ लिए थे, लेकिन तब लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हेवंस को जब आप देखते हैं तो वो जस्ट परफेक्ट होते हैं। लेकिन गैलीलियो साहब माने नहीं और उन्हें काफी चिट्ठी पत्रियां लिखी, एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को, ड्राइंग के माध्यम से बताया। और उन्होंने बोला भाई सूरज जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो खुद घूम रहा भी है और उसके ऊपर धब्बे भी होते हैं। लेकिन उनका कारण क्या है धब्बों का? इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आकर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उनको समझने के लिए हम बात करेंगे ऑरोराज की। दोस्तों ऑरोराज क्या है? हम कहते हैं उनको नदन लाइट्स। तो रात के आसमान में नदन पोल के साइड अगर हम जाके देखें तो बहुत ही सुंदर आसमान दिखता है। उसके अंदर रंग बिरंगे रंग दिखते हैं जो कि इंद्रधनुष के रंग नहीं है। ऐसा लगता है आसमान में पर्दे लहरा रहे हैं। ये जो रंग हमें दिखते हैं, रंग हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि सूरज के अंदर कोई ऐसा फिनोमेना हो रहा है जो कनेक्ट होता है सीधा धरती से आके। अब यहां पर कहानी रोचक हो जाती है दोस्तों। समझते हैं, सूरज को अगर जिंदा रहना है तो उसके अंदर हर सेकंड 1,000 करोड़ से भी ज्यादा एटम बम फटने चाहिए। लेकिन वो एटम बम सूरज को फाड़ नहीं रहे हैं, सूरज को जिंदा रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एटम बम नहीं फटे तो सूरज खुद की ग्रेविटी के कारण दबते 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 दबकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एटम बम फटते रहे तो वो एक प्रेशर जनरेट करेंगे जो सूरज को जिंदा रखेंगे। लेकिन जब ऐसा होता है दोस्तों तो वहां पर चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हम उनको कहते हैं प्लाज्मा। और ये जो मोशन होता है इसके चलते बनता है मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड सूरज के कोर से, सूरज के अंदर से, जहां पर टेम्परेचर होता है 12-13 लाख डिग्री, वहां से वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बनते 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 कभी कभी सूरज की सतह पे आ जाता है और सूरज की सतह से भी बाहर निकल जाता है। सूरज की सतह से बाहर निकल के वो खिंचना चालू होता है और कभी कभी खिंचकर टूट जाता है। जब ऐसा होता है तब हमें मिलता है कोरोनल मास इजेक्शन।
और वो जो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सतह से बाहर निकल गया, वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी नीचे से गर्म होना चालू होता है, गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है, वो गर्म होता है, और इस तरीके से कन्वेक्शन करंट्स के चलते पूरा पानी गर्म होता है किसी भगोने में। उसी तरीके से सूरज के अंदर भी कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। वो जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो सूरज के टेम्परेचर को साइकिल में घुमाते हैं, और इस तरीके से सूरज का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा ब्राइट दिखता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम आती है, कन्वेक्शन करंट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो जो एरिया है उसमें टेम्परेचर साइकिल गड़बड़ा जाती है, वो हमें डार्क स्पॉट्स के जैसे दिखने लग जाता है। हम उन्हें कहते हैं सन स्पॉट्स। जब सूरज की साइकिल में मैक्सिमा आता है, बड़े बड़े सन स्पॉट्स, छोटे छोटे सन स्पॉट्स, खूब सारे सन स्पॉट्स बनते हैं, और मोस्टली वो सूरज का जो इक्वेटोरियल बैंड है उसके ऊपर या उसके नीचे बनते हैं। फिर जैसे जैसे सूरज की वो साइकिल मिनिमा की साइड जाती है, हमें वो सन स्पॉट्स दिखने कम हो जाते हैं। यानी जब सूरज मैक्सिमा में है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और जब सूरज मिनिमा में है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात ये आती है कि इससे हमें खतरा क्या है। जब जब सूरज मैक्सिमा मिनिमा की साइकिल में जाता है तब तब सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप हो जाता है। यानी अभी जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा 11 साल बाद वो मैग्नेटिक साउथ बन जाएगा। ये सारे फिनोमेना जो सूरज के अंदर हो रहे हैं, इन्हीं के चलते सूरज की एक साइकिल आती है जिसमें हर 11 साल में ऑन एन एवरेज सूरज के अंदर खूब सारे सन स्पॉट्स बनते हैं, और सूरज छोड़ता है हाई एनर्जी फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन। वो एनर्जी का रिलीज जब सूरज में होता है तो वहां से वो लाइट की स्पीड से चलता हुआ 8 साढ़े 8 मिनट में जब धरती तक पहुंचता है तो धरती के आयनोस्फेयर को भी डिस्टर्ब कर देता है। जितना ज्यादा भयंकर सोलर फ्लेयर सूरज से निकलेगा उतना ज्यादा डिस्टरबेंस हमारे आयनोस्फेयर में होगा, और आयनोस्फेयर का जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टर्ब करता है हमारे कम्युनिकेशन सेटअप को, वो डिस्टरबेंस करता है हमारी रेडियो कम्युनिकेशंस को। इसका मतलब सूरज अगर डिस्टर्ब हुआ तो धरती का कम्युनिकेशन सेटअप ठप हो सकता है, इसलिए सूरज को पढ़ना जरूरी है। अब करते हैं दूसरी बात। हम जब बात करते हैं कोरोनल मास इजेक्शन को, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ खूब सारा मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मास लेकर, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लेकर अपने साथ भागा दौड़ा आता है, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं आ रहा है। वो पहले मरकरी को क्रॉस करता है, वीनस को क्रॉस करता है, फिर वो धरती तक पहुंचता है। कभी कभी पहुंच जाता है 18 घंटे में, कभी कभी लग जाते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम, यानी 1 से 3 दिन के बीच में वो कोरोनल मास जो निकला है सूरज से हाई एनर्जी का, वो धरती तक आता है। और जब वो धरती पर आता है तो वहां पर धरती का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड बनकर उसको रोकता है, क्योंकि अगर उसको नहीं रोका गया तो वो धरती के एटमॉस्फेयर को अपने साथ लेकर निकल जाएगा। एक प्रॉब्लम, हमारे लिए धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, और हम मर जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बचाता है। कैसे? जो सामने से मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मैग्नेटिक फील्ड आते आते धरती के मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट होता है। जैसे ही कनेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें टूटने लगती हैं, और जो चार्ज आ रहा है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग जाते जाते एक चुंबक के नॉर्थ और साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इकट्ठा हो रही थी वहां पर इकट्ठे होने लग जाते हैं, और हमें नॉर्दर्न लाइट्स मिलती हैं। जब ये सामने के हिस्से से हो रहा है जिधर सूरज चमक रहा है तो हम उसको कहते हैं डे टाइम ऑरोरा। लेकिन काफी हद तक जो मास है वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते डिफ्लेक्ट होकर पीछे की साइड चला जाता है और एक लंबी पूंछ बन जाती है। वो जो लंबी पूंछ है जब वो छिटक कर टूटती है वो उस मास को वापस धरती के पास लेके आती है और हमें मिलता है नाइट टाइम ऑरोरा। लेकिन दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसकी भी एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को सबसे ज्यादा क्रूरता के साथ टेस्ट किया था सूरज ने जब हुआ था कैरिंगटन इवेंट 1859 में। इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल्स ने अटैक किया था धरती के ऊपर। यू कैन लुक इनटू दिस विजुअल। इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ अटैक किया था धरती के ऊपर कि जितना ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है ये बता रहा है कि खतरा सबसे ज्यादा था। अगर अब सेम इवेंट होता है और हम लाइन ऑफ अटैक में आ जाते हैं इसी कोरोनल मास के, तो
धरती का मैग्नेटिक फील्ड कोशिश तो पूरी करेगा हमें बचाने की, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ जाता है, दैट कैन रिजल्ट इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस इन टर्म्स ऑफ पावर ग्रिड फेलियर, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सैटेलाइट्स तो सभी खराब हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट दी सोलर मैक्सिमा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।